Hello, my dear students, my dear friends, my well-wishers and my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं आप लोगों को फिर से सोशियोलॉजी लेकर पढ़ाऊंगा और सोशियोलॉजी का जो चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था वो था समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। जहां तक हमने पढ़ाई खत्म कर लिया था उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे सामने जो भी चीज आएंगे उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, बारंबार पढ़ेंगे और उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैं शुरू से ही आप लोगों को कहता आ रहा हूं, इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी जो है पढ़ाई हमेशा मजबूत रहेगा। तो चलिए मेरे साथ पहले क्लासरूम में चलते हैं और बैठकर देखते हैं। वेलकम टू माई क्लासरूम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। लिसन टू मी केयरफुली। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिस क्रम में हम लोग देखते हैं कि वहां हम लोग को पढ़ना है समूह के प्रकार। देखिए, समूह हम किसे कहेंगे, तो समूह हो गया। देखिए, भीड़ भी देखते हैं, समूह को भी देखते हैं। भीड़ जो है वह क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है और फिर वो टूट जाता है, तितर बितर हो जाता है। मगर समूह का उद्देश्य होता है, समूह का एक निश्चित प्रतिमान होता है और स्थायी होता है। समूह जो है उसमें हम की भावना भी होती है। इसलिए हम समूह के कई प्रकार का जो है वर्णन करते हैं, कई प्रकारों का वर्णन करते हैं, चाहे वो अंतर समूह हो, बाह्य समूह हो, प्राथमिक समूह हो, द्वैतिक समूह हो, इस तरीके से। तो पहले हम समूह के प्रकार को देखते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते उन प्रकारों को देखेंगे। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। समूह पर आधारित इस विभाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूह को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तथापि जो बात आपको प्रभावित करेगी वह यह है कि प्रारूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। मैंने अभी कहा आपको, अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने, यानी परंपरागत और छोटे समाज, जहां परंपरा से हम जुड़े हुए हैं और समाज छोटा है, और एक आधुनिक समाज जो विस्तृत समाज, बड़ा समाज जिसको हम बोल सकते हैं। समूह बनने के तरीकों में अंतर को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। वह अलग अलग, मतलब दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होते हैं, वो अलग अलग दिखते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि परंपरागत समाजों में नजदीकी, जाहिर सी बात है, नजदीकी घनिष्ठ आमने सामने की अंतःक्रिया होती है। वहां पर परंपरागत जो समाज होते हैं वहां नजदीकी एक संपर्क बनता है, एक संबंध बनते हैं, आत्मीयता का भाव होता है और पारस्परिक हम लोग अंतःक्रिया से जुड़े हुए होते हैं। जबकि और आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक, अनासक्त, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। यानी अवैयक्तिक, व्यक्तिगत नहीं होती, अवैयक्तिक, यानी वहां इस तरह का बात नहीं कि हम, मेरा ये चाचा है, मेरा ये भाई है, मेरे ये भतीजा, ऐसा नहीं। वहां कुछ भी, कोई भी जो है रक्त संबंधी नहीं भी हो सकते हैं। और वह अनासक्त, हम आसक्त नहीं है उसके प्रति, ऐसा नहीं कि उसके प्रति हम आसक्त हैं, अनासक्त भाव होता है। और दूरस्थ, दूर में भी कहीं हो लेकिन उसके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सपोज अगर मान लिया जाए मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूं, उस कॉलेज का मैं एक समूह हूं, एक लेक्चरर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, व्हाटएवर। तो उस रूप में मैं उस संस्था का एक सदस्य बन गया, यानी उस समूह का एक सदस्य हूं। लेकिन कोई जरूरी नहीं वहां पर मैं बैठकर, अगर मैं घर में भी बैठा हुआ हूं तो भी मैं उस समूह का सदस्य हूं। और वहां कोई जरूरी नहीं कि जो लोग बाकी मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरे कोई घनिष्ठ है, या जिसके प्रति मैं आसक्त हूं, या जो रक्त संबंधी है, या निजी कोई आत्मीयता है, वहां पर एक फॉर्मल रिलेशन है वहां पर। तो ये भी हमारे लिए एक समूह है। और फिर वो जो, मानिए जिस कॉलेज से, वो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो फिर उस यूनिवर्सिटी का वो सदस्य है, यानी उस समूह से भी हम जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये दूरस्थ एक कहा जाता है कि वो हम लोग देखिए, जहां पर कूले ने कहा था प्राथमिक समूह, द्वैतिक समूह, तो इसको हम लोग द्वैतिक समूह के रूप में भी समझ सकते हैं। वे इसी अंतर में प्रभावित हुए थे, तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो मैंने बोला वो यहां पर है, प्राथमिक और द्वैतिक सामाजिक समूह, यानी वे सभी समूह जिनसे हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं। जो अभी बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। जैसे परिवार हो गया, ग्राम हो गया, मित्रों के समूह हो गया। प्राथमिक समूह का उदाहरण है हमारा परिवार, सबसे पहले प्राथमिक समूह का वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे ग्राम, हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामने। लेकिन द्वैतिक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं, दिखावे की बात होती है, अवैयक्तिक होता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं, जबकि द्वैतिक समूह लक्ष्य उन्मुख होता है। यानी प्राथमिक समूह में हम व्यक्तिगत भावना से जुड़े होते हैं, हमारे अपने की भावना से जुड़े होते हैं, लेकिन द्वैतिक समूह में हमारा एक लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए हम जुड़े होते हैं, उसके लिए काम के लिए हम दौड़ते रहते हैं। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वैतिक समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समुदाय एवं समाज अथवा संघ पुराने परंपरागत और कृषक जीवन की नए आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों और जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। क्या ले जाता है? देखिए, समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है। समुदाय उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक वैयक्तिक, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं। वो एक समुदाय के होते हैं, एक ही समुदाय के होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। हम एक समुदाय के लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना हम इस समुदाय के लोग हैं, यानी वो समुदाय जो है उसमें भी एक आत्मीयता होती है। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। समाज जो विस्तृत है, वो अगर इस समाज में हम देखें कि हिंदू समाज या ब्रह्म समाज या भारतीय समाज, तो भारतीय समाज जो है, तो भारतीय समाज में इतने सारे भारतीय हैं, डिफरेंट बोली है, डिफरेंट उसका भाषा है, तरह तरह के मजहब में लोग हैं, लेकिन वो भारतीय हैं, तो समाज विस्तृत समाज हो गया। उसी तरह से एक संघ हो गया। अब कर्मचारी संघ, अब उस कर्मचारी में कई तरह के लोग हैं। अगर मानिए बैंक के हैं, अगर मानिए रेलवेज के हैं, तो वो कर्मचारी संघ हो गया। अगर हम बोले पेंशनर्स हैं, उनका एक संघ है, तो वहां पर जो लोग हैं वो अलग अलग, तो उनके साथ हमारा समुदाय का मेल अलग है, वो अलग दिखता है। विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टतः अवैयक्तिक, बाहरी और अस्थायी संबंध। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्ति संगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं। देखिए, प्राथमिक समूह जो, जैसे हमने कहा, प्राथमिक समूह मतलब क्या है? जैसे परिवार, जहां हम की भावना से जुड़े, जो रक्त संबंधी भी हो सकता है, आमने सामने का होता है, तो उसको और समुदाय को हम एक तरह से मान सकते हैं। तो समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं, और संघ और द्वैतिक समूह को हम समतुल्य मान सकते हैं। संघ मोर और लेस आपका द्वैतिक जो समूह है उसके तरह हो जाता है। अब सामने क्या है? देखिए, अंत समूह एवं बाह्य समूह। आप लोगों को देखिए, यहाँ जो क्रियाकलाप दिया रहता है उसको आप पढ़ के देखेंगे, वो कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। मैं मेन चैप्टर्स को आपके साथ पढ़ रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश करें और आप उसको समझने की कोशिश करें। अंत समूह एवं बाह्य समूह, देखिए स्वरूप सब वही है, ढांचा वही है, उसको तरीके से अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अंत समूह और बाह्य समूह। अंत समूह जहां हम की भावना हो जाती है, और वे, यानी वे ऐसे ही लगता है कि वो बाहरी है, वो बाह्य समूह हो गए। तो संबंधित होने की भावना अंत समूह की पहचान बनाती है। यह भावना हमें या हमको उन्हें अथवा वे से अलग करती है। यानी वे और उन्हें, ये अलग हो गया बाह्य समूह, और हमारा ये हो गया अंत समूह। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उसे स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंत समूह बना सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल में एक पूरे बच्चे पढ़ रहे, तो उसमें उसकी हम की भावना है कि हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय और हमारे बच्चे, तो वो दूसरे स्कूल से भिन्न है। यानी दूसरे स्कूल उस वक्त क्या हो जाएगा? उसके लिए बाह्य समूह हुआ, और अपना स्कूल उसके लिए क्या हो गया? अंत समूह हो गया। तो इस तरीके से मतलब क्या, आप ऐसे किन्हीं दूसरे समूह के बारे में सोच सकते हैं।
इसके विपरीत एक बाह्य समूह वो होता है जिससे एक अंत समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते। जैसा मैंने भी कहा, एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंत समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। यानी वहां प्रतिकूल व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ उसका कंपटीशन हो जाता है, संघर्ष होता है। इसलिए जैसे इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, ये स्कूल दूसरे स्कूल के बच्चों को बाह्य समूह समझते हैं और उससे वो समझते हैं कि मतलब किसी भी हालात में हर स्कूल जहां उसके हम की भावना होती है, वो सोचता है कि हमारा विद्यालय और हमारे बच्चे, हम लोग सुपीरियर है बनस्पत उसके। यानी इसी तरीके से एक तकरार की बात आती है, टकराव की बात आती है, यानी उसके साथ उसका लगाव नहीं बन पाता है। यानी इसके विपरीत एक बाह्य समूह वो होता है जिससे एक अंत समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते और एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंत समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है, यानी प्रवासी मतलब जो यहाँ के नहीं है उसको बाह्य समूह माना जाता है। हालांकि यहां भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलते रहती है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1948 में रामपुरा में जनगणना करते समय उन्होंने क्या कहा था, देखिए, देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। यहां प्रवासी भी सिर्फ नहीं, यानी नए प्रवासियों और पुराने प्रवासियों के बीच। तो जाहिर सी बात है जो पुराने, अब देखिए एक साधारण सी बात है, जब आप किसी कॉलेज में जाते हो, कई इंस्टीट्यूट में जाते हो, दाखिला लेते हो, तो आपके जो पुराने बच्चे होते हैं तो उनको पहले से ऐसा महसूस होता है कि ये कॉलेज, ये स्कूल हमारा है, यहाँ आने वाले बच्चे अभी नए हैं। हालांकि हम सभी विद्यार्थी हैं, मगर ये भावना अपने आप पनप जाता है कि हम पुराने हैं और ये नए हैं। तो रैगिंग वगैरह की बात या छेड़छाड़ की बात इसी वजह से आ जाती है, यानी उसको, और धीरे धीरे फिर वो आत्मसात होता है, आत्मीयता लगाव बढ़ जाती है। मैंने ग्रामीण को दो कथनों का प्रयोग करते सुना। श्रीनिवास का कहना है कि जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए, नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने वंदावनुतु यानी कल या परसों आए हुए कहकर वर्णन किया जाता था, जबकि पुराने प्रवासियों को वर्णन अर्शेंदा वंदावारू यानी बहुत पहले आए हुए या खादिम कुलागालू पुराने वंश के रूप में किया गया था। यह श्रीनिवास का एक कथन था। उन्होंने जब जनगणना के समय उन्होंने जब यह अध्ययन किया था तब उन्होंने देखा था, यानी ये भेदभाव की बात उन्होंने यहां स्पष्ट किया। अब देखिए संदर्भ समूह, एक समूह आपके सामने आता है, उसको हम लोग संदर्भ समूह कहते हैं। वो समूह क्या है? किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं। देखिए संदर्भ यानी रेफरेंस ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी हो सकता है एक बच्चा जब जन्म लेता है, समाजीकरण उसको जिस तरीके से होता है, सामने अगर वो किसी को देखता है, जैसे डॉक्टर्स को देखता है या फौजी को देखता है, प्रोफेसर्स को देखता है, तो उसको लगता है कि मैं उस ग्रुप में जाऊं, मैं उस तरह का बनूं। या एक्टर्स को देखता है या नेता को देखता है, तो यानी वो उसके लिए वो जो ग्रुप है, वो जो समूह है, उसके लिए वो रेफर्ड ग्रुप होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है, या फिर हिंदी में संदर्भ समूह हम लोग कहते हैं। उस जैसा वो बनना चाहता है, तो जिसके वो अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं, यानी उसको हम अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं, जोड़ते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्यम वर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। अब देखिए एक साधारण सी बात ये पाया जाता है, बहुत सारे भारतवासी भी हैं, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश जो है शासन कर रहे थे, उस वक्त कुछ लोग जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, विदेशी वस्त्र को त्यागने के लिए तैयार थे, और वहीं पर कुछ लोग अंग्रेजों का अनुसरण करने लगे, यानी उन जैसे हाव भाव बदलने लगे, कोट पैंट टाई बो ये सब पहनने लगे, हैट पहनने लगे और उन जैसा आचरण करने लगे, व्यवहार करने लगे। आज कभी आपने देखा होगा कोई सिगार पी रहा है, कोई चुरुट पी रहा है, ये सब कहाँ? तो वो कल्चर की एक देन है जिसको हमने अनुसरण किया, नकल किया। तो जो लोग उसको देखकर प्रभावित हुए तो उनके लिए वो ब्रिटिशर्स क्या बने? संदर्भ समूह के रूप में बने, तो अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था। परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे।
अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेजी पुरुष की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते थे, परंतु वे ये चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें। ये भी एक बात है, हम लोग हमेशा देखे हैं, सदियों से ये कहावत रहा है कि हमारे पृष्ठभूमि पुरुष शासित समाज रहा है। तो इस घेरे से निकलते हुए आज भी देखते हैं कि नारी की जो मान है, सम्मान है, वो बिल्कुल पुरुष जैसा अभी भी नहीं बन पाया है। ये एक सोच है। तो उस वक्त भी ये सोच था। पुरुष हालांकि वो अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तुले हुए थे, उनको ये आचरण करने में कहीं दुविधा नहीं आ रही थी। वो सोचते थे कि वो हमारा रेफर्ड ग्रुप है, हम भी इस तरीके से पोशाक आशाक बदल सकते हैं। हालांकि उनको ये इन बातों से तकलीफ थी कि महिलाएं जो है वो उनका अनुसरण नहीं करें, उन तरह के पोशाक आशाक नहीं पहने, वो भारतीय वस्त्र में रहें और भारतीय बनके अपना आचरण विधि को अपनाएं। तो या वे आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेजी महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें या बिल्कुल उनकी तरह ना बने। क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? अब एक सवाल है, वैध मानना या नहीं मानना। देखिए, अपना एक मानसिक विचार है, आप किस तरीके से किस चीज को कैसे लेते हैं। ठीक है, एक अगर बात सिर्फ स्वाधीनता या लिबर्टी के ऊपर करें तो बहुत बड़ा डिस्कशन है। एक छोटे से मुद्दे के ऊपर इस बात का कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता है। अब आता है समवयस्क समूह। समवयस्क समूह मतलब क्या हो गया? यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है। समवयस्क मतलब जिस तरह के, अगर कोई वृद्ध है तो अपने ग्रुप में है, अगर युवा है तो उनका अपना एक निजी ग्रुप है। तो ऑलमोस्ट इसको एक प्राथमिक समूह के रूप में आकार दिया गया है। समाज वैज्ञानिकों का यह मानना है, जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है। अगर मानिए कोई पेशे से डॉक्टर है तो डॉक्टर का एक कम्युनिटी, प्रोफेसर है तो उनका एक कम्युनिटी इस पर हो सकता है। फिर एक समान आयु वाले एक जो वर्ग है उनके युवाओं के साथ युवाओं का मेल होना एक साधारण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भी माना गया कि उसको समवयस्क समूह कहा गया। समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है और कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से यहां हमने इस भेद को देखा कि समूह किस तरीके से सामने है। अंत समूह है, बाह्य समूह है, प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, संदर्भ समूह है, समवयस्क समूह है। तो इनके जो व्यवहार है, इनका जो विशेषता है, उसको हमने यहाँ समझा और मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं इसके ऊपर उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, आपसे विदा लेते हैं और चलते चलते फिर से आपको ये एक बात याद दिला देते हैं कि पढ़ाई अपना हमेशा जारी रखिएगा और टारगेट बनाकर रखिएगा कि हमको 75% एंड मोर देन दैट, उससे ज्यादा हमको लाना ही लाना है। इसके लिए नियमित पढ़ाई जरूरी है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।